हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, बिल्कुल मजे में होंगे। तो भाई लोग एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे बैच लक्ष्य जेई हिंदी 2.0 में। तो यार मैंने सोचा कि बड़ी प्रॉब्लम सी आ रही थी फिजिकल केमिस्ट्री में जनता को कि हमारी प्रैक्टिस थोड़ी कम हुई है, हमें क्वेश्चंस उस लेवल तक के नहीं मिले, हमारे पीवाईक्यूज ज्यादा नहीं हुए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक काम करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, तीनों के पीवाईक्यूज के लिए एक एक सेशन ले लेते हैं अलग अलग, है ना। अब क्योंकि ये लाइव नहीं ले सकते थे, क्योंकि आपका ऑलरेडी ऑर्गेनिक का स्केड्यूल वहां पे चल रहा होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी आपकी चल रही है, बट रिकॉर्डेड तो आ ही सकता है। तो जब भी आपको समय मिलेगा आप इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सारे बेहतरीन पीवाईक्यूज मेंस और एडवांस के मिला के आप सबके लिए लाया हूं। एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे और ट्राई करेंगे। बेटा देखो, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं कि क्लास में हमें कंटेंट अच्छा नहीं मिला या पता नहीं क्या क्या जो मेरे सुनने में आया है। तो ये सेशन तो ऑलरेडी खैर प्लान था ही, बट स्टिल अभी जब हम चीजें पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक लाइन को और इस चीज को रिलेट करिएगा कि क्लास में क्या ऐसा था जो तुमने नहीं पढ़ा। सारे सवाल मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे करूंगा जो हमने क्लास में पढ़े हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो छूटा है। बट स्टिल कोई बात नहीं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, एक चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो चीजों को ध्यान से सुनिएगा एक एक करके, ठीक है। आइए भाई, तो हमारे सेशन का प्लान क्या है हमारा आज का। हमारा प्लान बड़ा बेसिक सा है कि हम भैया पीवाईक्यूज करने वाले हैं। और कौन से चैप्टर के करने वाले हैं? विलियन चैप्टर के करने वाले हैं। एक एक करके चीजों को शुरू करते हैं, एक एक करके। बिल्कुल बेसिक से सवाल से मैं शुरू कर रहा हूं। यह है मेरा पहला सवाल। सवाल हिंदी में है, ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और आंसर निकालेंगे। गौर से पढ़ें। सवाल कह रहा है 298 केल्विन पर शुद्ध द्रव ए तथा बी के वाष्पदाब का मान 400 तथा 600 mmHg है। अब जिन बच्चों को सवाल करने में दिक्कत होती है उनके लिए बेटा, जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाओ, जो जो डेटा दिया है उसको लिखते जाओ। दो द्रव है, दोनों के शुद्ध वाष्पदाब मुझे दिए हुए हैं। तो पी नॉट ए है 400 mmHg और पी नॉट बी है 600 mmHg। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। दोनों द्रवों को मिश्रित करने पर उनके प्रारंभिक आयतनों का योग परिणामी मिश्रण के आयतन के बराबर होता है ना। प्रारंभिक मिश्रण के आयतन के बराबर होता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है भाई साहब, इस बात का यह मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो बिल्कुल जीरो है। और ये चीज आपको किसका आइडिया देती है कि ये विलयन एक आदर्श विलयन है, यानी कि राउल्ट नियम का पालन करेगा। अच्छी बात है। हमने बोला कि द्रव बी का मिश्रण में मोल अंश 0.5 है। बेटा अगर द्रव बी का मिश्रण में 0.5 है मोल भिन्न, तो ए का भी कितना हो जाएगा दोस्त? 0.5 हो जाएगा क्या? बिल्कुल, क्योंकि टोटल तो 1 होना चाहिए। यस, तो हमने बोला परिणामी विलयन का वाष्पदाब बता दो, परिणामी विलयन का वाष्पदाब बता दो, यानी कि पीएस बता दो। और सवाल कह रहा है वाष्प प्रवस्था में घटक ए तथा बी के मोल अंश बता दो। मतलब सवाल ने आपसे वाई ए पूछा है, सवाल ने आपसे वाई बी पूछा है। बहुत ही इजी सवाल से हम चीजों को शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आदर्श विलयन है, तो आपको यह समझ में आता है आदर्श वाली लाइन से, इस वाली बात से, कि आप सीधा सीधा राउल्ट नियम यूज कर सकते हैं। आप सीधा सीधा राउल्ट नियम यूज कर सकते हैं। तो पीएस का मान है, एक्सेज है 0.5, पीए नॉट है 400 प्लस एक्सबी है 0.5, पीबी नॉट है 600। तो हमने बोला हाफ इंटू 400 यानी कि 200 प्लस हाफ इंटू 600 यानी कि 300। तो बेटा जी वैल्यू आ गई पीएस की 500 mmHg। वैल्यू आ गई है 500 mmHg। ये आ गया विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन का कुल वाष्प दाब। अच्छी बात है। सवाल कह रहा है विलयन का कुल वाष्प दाब अगर 500 आ गया, तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते। आंसर तो ए और बी में से ही किसी को होना है। अब वाई ए वाई बी निकाल देते हैं। तो बेटा अगर वाई ए वाई बी की बात करेंगे तो हमें ये पता है कि एक्स ए पी ए नॉट
इज इक्वल टू वाई ए पी एस करने पे वाई ए आ जाता है और नीचे वाली इक्वेशन से वाई बी आ जाता है। यहां से अगर वाई ए निकालेंगे तो वाई ए हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी एस। एक्स ए पी ए नॉट अपॉन पी एस की बात करी जाए तो एक्स ए है 0.5, पी ए नॉट है 400 डिवाइडेड बाय पी एस है 500। तो प्लीज ध्यान से समझो, इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 5 से 5 ये हो गया 0.4। बेटा अगर YA का मान 0.4 हो गया तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बात पता है कि YA प्लस YB है तो मोल भी नहीं। तो अगर YA का मान 0.4 है तो YB का मान 0.6 हो जाएगा। अगर YA का मान 0.4 है तो YB का मान 0.6 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 500.4.6, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, समझ में आई क्या बात? ध्यान से देखो क्वेश्चन को, प्लीज ध्यान से देखो क्वेश्चन को। कोई भी गड़बड़ है तो बताओ, कोई भी गड़बड़ लग रही है तो बताओ। हमने पी ए नॉट पी बी नॉट देखा, हमने पी एस निकाला, हमने वाई ए वाई बी निकाला। आई होप अब चीजें ठीक है ना? चलिए बढ़िया, आगे आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करना। अच्छा सवाल है। सवाल कह रहा है किसी अवाष्पशील विलेय ए के 1 मोलर विलयन के लिए, ध्यान से मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि जो जो डेटा दिया हो उसको लिखना शुरू कर दें। तो बेटा अवाष्पशील विलेय ए के 1 मोलर विलयन के लिए, यानी कि मुझे मोललता का मान 1 दिया है, 1 मोलर विलयन के लिए क्वथनांक में उन्नयन 3 केल्विन है, डेल्टा टीबी 3 है। समान विलायक के साथ बने ए के 2 मोलर विलयन के लिए हिमांक अवनमन 6 केल्विन है। अच्छा, समान विलायक के साथ बने ए के ही 2 मोलर विलयन के लिए, तो ये हमारे पास में ए के लिए है। जब मैंने बी के लिए बात करी है, ठीक है, मतलब समान विलायक के साथ ए के 2 मोलर विलयन के लिए जब ये 2 मोल पर केजी है तो सवाल कह रहा है हिमांक अवनमन 6 केल्विन है। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, सवाल ने कहा है विलायक सेम है, और अगर विलायक सेम है इसका मतलब KF का मान सेम है, KF का मान सेम है। ठीक है, KB एवं KF का अनुपात जो है वो क्या है? 1:x है। ध्यान से देखें, KF का मान सेम होगा या KB का मान, बट उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक बार हमें वो दिया हुआ है डेल्टा TB और एक बार दिया है डेल्टा TF। ठीक है, सवाल ने बोला है KB अपॉन KF का मान दिया हुआ है 1/x अनुपात, तो मुझे x का मान बताना है, मुझे x का मान बताना है। आप एक बात को समझने की कोशिश करो, क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि डेल्टा टीबी बराबर KB इंटू एम एंड डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम? प्लीज गौर से देखें, क्योंकि आयनिक विलेय है कि नहीं उसके बारे में कुछ डेटा मुझे दिया नहीं है, तो मैं कुछ मान नहीं सकता ना, मुझे विलेय का नाम पता है कि मैं वैन ऑफ गुणक अपने आप मान लूं। तो मैंने बोला अगर ये चीज है मेरे पास तो मैंने दोनों साइड लिया अनुपात, मैंने दोनों साइड लिया अनुपात। अगर मैंने दोनों साइड लिया अनुपात डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ, तो डेल्टा टीबी है 3 केल्विन और डेल्टा टीएफ है 6 केल्विन। तो हमने बोला 3/6 इज इक्वल टू KB बाय KF इंटू मोललता M/M'। ये कर सकता हूं ना मैं, M/M' कर सकता हूं ना मैं? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3/6 यानी कि 1/2, KB बाय KF हो गया 1/x इंटू M/M' हो गया 1/2। यहां से आपको x समझ में आएगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2x, तो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 1। इक्वेट करते ही x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। अब ये PYQ है 26 जुलाई 2022 शिफ्ट नंबर 2 में जेई मेंस में आया हुआ है। कर नहीं सकते थे, इस सवाल में कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बल्कि मैं जब यहां पढ़ रहा था तो मुझे लगा कुछ तो जबरदस्त होगा, इसलिए मैंने लिखा KF सेम, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऊपर डेल्टा TB है नीचे डेल्टा TF है, तो KB KF से कोई मतलब ही नहीं रहा।
फिर उसने अनुपात दे दिया, तो सवाल तो बढ़िया बन सकता था पर बनाया ही नहीं उसने। तो अब ऐसा सवाल तो हम कर ही सकते हैं। जबरदस्ती परेशान हो रहे हो भाई तुम कि हमें कुछ आ नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा तो गड़बड़ तो है थोड़ी। चलिए जी अगला सवाल, इस सवाल पे आएंगे बट पहले ये देखें जरा, पहले ये देखें, बिल्कुल फर्जी सवाल, बिल्कुल फर्जी जिसे कहते हैं। सवाल ने आपको वाष्पदाब वर्सेस ताप का एक प्लॉट दिया है, हमने क्लास में पढ़ा था। किसी विलयन विलायक निकाय के लिए वाष्पदाब और ताप के मध्य एक वक्र दिया गया है, आपको बताना है विलायक का क्वथनांक क्या होगा। तो यार ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं ना कि क्वथनांक बिंदु आपका वो होता है, क्वथनांक बिंदु आपका वो ताप होता है जब आपका वाष्पदाब जो है वो 1 atm हो जाए। 1 atm वाष्पदाब पर जो ताप होगा वो क्वथनांक बिंदु होगा, चाहे विलयन का हो चाहे विलायक का हो। तो बेटा मैंने यहां वाष्पदाब को 1 atm रखा, अगर 1 atm रखा तो 1 atm वाली लाइन खींची। अब 1 atm के करस्पॉन्डिंग 1 atm के करस्पॉन्डिंग विलायक का जो भी ताप है और 1 atm के करस्पॉन्डिंग विलयन का जो भी ताप है वो उसके क्वथनांक बिंदु हैं, वो उसके क्वथनांक बिंदु हैं। अगर ये उसके क्वथनांक बिंदु है तो बेटा जी ये हो गया विलायक का क्वथनांक बिंदु, ये हो गया विलयन का क्वथनांक बिंदु। बिना पेन चलाए समझ में आ रहा है। अब और क्या भाई, तुमसे तुम्हारा नाम पूछ देगा क्या वो? विलायक का क्वथनांक बिंदु है 82 डिग्री सेल्सियस और विलयन का क्वथनांक बिंदु है 83 डिग्री सेल्सियस। तो अंतर हो गया 1 डिग्री सेल्सियस, पर हमसे तो सिर्फ विलायक का क्वथनांक पूछा था, तो हमारा आंसर आ गया 82 डिग्री सेल्सियस। अगर 82 डिग्री सेल्सियस आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व, दैट्स इट, है ना? बढ़िया, ठीक है जी, बहुत सही। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला सवाल भी करेंगे। सर आप तो बीच बीच में सवाल छोड़ रहे हो। अरे नहीं भाई, मैं किसी पर्पस से छोड़ रहा हूं, मैं सारे सवाल करवाऊंगा, चिंता मत कर। ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। पात्र 1 में ध्यान से देखिएगा, पात्र 1 में एक अवाष्पशील विलेय X के W2 ग्राम को W1 ग्राम जल में घोला जाता है। तो हमें डेटा ये दिया हुआ है कि पात्र नंबर 1 है, उसमें एक विलेय है X और विलायक है जल। इस केस में W2 ग्राम विलेय है और इसे W1 ग्राम जल में घोला जाता है। इसी तरह हमारे पास है पात्र 2। अगर मेरे पास पात्र 2 है तो उसके अंदर मैंने क्या लिया है, एक अन्य अवाष्पशील विलेय Y, एक अन्य अवाष्पशील विलेय Y के W2 ग्राम को, एक अन्य अवाष्पशील विलेय Y के W2 ग्राम को W1 ग्राम जल में घोला जाता है ना? बढ़िया है। दोनों पात्रों को तापमान और दाब से समान रखा जाता है। अच्छा, और क्या डेटा दिया है? X का मोलर भार Y के मोलर भार का 80% है, मतलब X का जो मोलर भार है वो 0.8 टाइम्स है Y के मोलर भार के। X का जो मोलर भार है वो 0.8 टाइम्स है Y का मोलर भार। इनके अपने अपने सांद्रण में X का वॉन्ट ऑफ गुणक Y के वॉन्ट ऑफ गुणक का 1.2 गुना है। ये भी है। तो पात्र 1 के विलयन का क्वथनांक का उन्नयन पात्र 2 के विलयन के क्वथनांक के उन्नयन का कितना % है, ये आपसे सवाल ने पूछा है। ये हमसे हमारे सवाल ने पूछा है। प्लीज ध्यान से देखें, पहले बीकर में जो क्वथनांक का उन्नयन है वो दूसरे बीकर में क्वथनांक के उन्नयन का कितना % है, समझने की कोशिश करिए। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। विलेय X है, यहां विलेय Y है, यहां जल है, यहां जल है, मतलब विलायक सेम है। अगर मैं डेल्टा टी भी इक्वेट करना चाहता हूं तो मैंने बोला कि इस वैल्यू को मान लेते हैं, लेट्स से हम W, नहीं W भी नहीं मानते, W1 ग्राम दिया हुआ था, इस वैल्यू को मान लेते हैं E।
अपनी मर्जी से, मुझे ई का मान ही तो पता करना है, ठीक है, ई का मान पता करना है, मतलब ई इंटू 100 पता करना है, क्योंकि प्रतिशत बताना है, ठीक है। मैंने बोला अगर मैं पहले बीकर के लिए डेल्टा टीबी लिखूं तो वो हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू इसकी मोललता, है ना, ये बराबर हो जाएगी ई टाइम्स इसका आई इंटू के बी इसकी मोललता। सही बात है। अच्छा बेटा केबी से केबी कैंसिल हो जाएगा क्या? केबी से केबी कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ जी केबी, क्योंकि विलायक सेम है तो केबी सेम होगा। अच्छा यानी कि मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूं कि आई एक्स इंटू इसकी मोललता ये बराबर हो जाएगी ई टाइम्स, ये बराबर हो जाएगी ई टाइम्स इसका आई इंटू इसकी मोललता, राइट। अच्छा अब आई एक्स और आई वाई में आपको रिलेशन पता है कि आई एक्स जो है वो 1.2 टाइम्स आई वाई है, तो इसको मैंने लिख दिया 1.2 टाइम्स आई वाई इंटू एक्स की मोललता क्या हो जाएगी, विलेय के मूल, विलेय के मूल क्या हो जाएंगे, विलेय का भार अपॉन विलेय का मोलर भार, और अपॉन में लिखते हैं विलायक का भार, और अगर वो ग्राम में होता है तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1000। बताओ भाई सही है? ठीक है, जिनको ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं, मैं एक स्टेप और लिख दूंगा, तो विलेय के मूल अपॉन विलायक का भार, और अगर वो ग्राम में है तो 1000 से ऊपर इंटू इसी के बराबर ई हमें निकालना ही है, ये हो जाएगा आई वाई इंटू विलेय के मूल अपॉन विलेय का भार, विलायक का भार, और अगर वो ग्राम में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1000। अब आप ध्यान से देखें विलायक का भार सेम है, 1000 से 1000 भी कैंसिल हो गया, तो अब और आई वाई से आई वाई भी कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1.2 इंटू एक्स के मोल यानी कि इसका भार अपॉन, और इसका भार कितना है W1 अपॉन इसका मोलर भार, ये बराबर हो जाएगा ई टाइम्स विलेय के मूल अपॉन इसका मोलर भार। सही बात है। अगर ऐसा होता है तो W1 से W1 कैंसिल, हमने बोला E का मान किसके बराबर आ गया, 1.2 इंटू Y का मोलर भार अपॉन X का मोलर भार। सही है। अब बेटा Y और X के मोलर भार में भी तो तुमको रिश्ता पता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 0.8। मोलर भार X अपॉन मोलर भार Y किसके बराबर होता है, 0.8। अगर मोलर भार X अपॉन Y 0.8 होता है तो ये वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 1 अपॉन 0.8, क्योंकि ये Y अपॉन X है। अगर ऐसा है तो ध्यान से देखने की कोशिश करो, ये हमने बोल दिया अपॉन 10, ये हमने कर दिया अपॉन 10, ये इससे कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, रेशियो हो गया 1.5। ई का मान क्या हो गया 1.5, हमें ई इंटू 100 निकालना है क्योंकि प्रतिशत बताना है, तो मैंने बोला 150। आंसर क्या हो गया 150। तो हमने बोला विलियन के क्वथनांक का उन्नयन पहले पात्र का दूसरे पात्र का 150% है। आंसर आ जाएगा 150। आंसर आ जाएगा 150, राइट। तो करेक्ट आंसर इज 150। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है जी, बढ़िया है, बहुत अच्छे। आइए भाई साहब अगले सवाल पे चले। जो पीछे अभी अभी तुमने सवाल देखा है वो जेई एडवांस 2024 का सवाल है। जेई एडवांस 2024 का सवाल है, समझ में आया? ठीक है जी, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस सवाल को देखता हूं, गौर से देखिए, 0.2 मोलल यूरिया विलियन के 50 ml को, ध्यान से पढ़ो अच्छा सवाल है, 0.2 मोलल यूरिया विलियन के 50 ml को 250 ml विलियन जिसमें 0.06 ग्राम यूरिया है से मिश्रित किया गया। तो आपको लैंग्वेज सही से समझनी पड़ेगी। हमारे पास यूरिया के ही 2 विलियन है, हमारे पास यूरिया के ही 2 विलियन है, ये है विलियन 1 और ये है विलियन 2। विलियन 1 क्या है, 0.2 मोलल 0.2 मोलल 300 केल्विन पर घनत्व है 1.012
ग्राम प्रति ml, और दूसरा है आपके पास में 50 ml। अच्छा नहीं, 50 ml तो इसी का है। दूसरा है आपके पास में 250 ml, और भार कितना है 0.06 ग्राम। ठीक है, भार कितना है 0.06 ग्राम। इन दोनों को मैंने मिश्रित किया है, इन दोनों को मैंने मिश्रित किया है। ठीक है, दोनों विलयनों को बनाने में एक ही विलायक का प्रयोग किया गया है, मतलब विलायक सेम है। विलायक सेम है। अच्छा, तो 300 केल्विन ताप पर परिणामी विलयन का परासरण दाब क्या होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको बोल रहा है कि जब इन दोनों को मिश्रित कर दिया, जब इन दोनों को मिश्रित कर दिया, तो मुझे मिश्रित विलयन का परासरण दाब निकालना है। तो परासरण दाब क्या हो जाता है? परासरण दाब हो जाता है CRT। परासरण दाब क्या हो जाता है? CRT, मतलब कुल सांद्रता। C का मतलब होता है मोलरता, तो हम बोलेंगे कुल मोलरता इंटू गैस नियतांक इंटू ताप। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि पाई हो गया कुल मोलरता इंटू आर का मान मुझे 62 दिया हुआ है, क्योंकि मुझसे एटीएम में नहीं टॉर में आंसर पूछा है। एटीएम में पूछता तो मैं 0.0821 ले लेता या 1/12 ले लेता, बट क्वेश्चन ने कहा है टॉर में आंसर दो, तो आर का मान टॉर में अलग होता होगा, तो वो 62 है। और तापमान आपको सवाल ने 300 केल्विन दिया हुआ है। तो आप ये समझें कि आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको केवल ये पता करना है। अब कुल सांद्रता क्या होगी? तो कुल सांद्रता का मतलब तो सीधा है भाई, हमें ये पता करना है। तो कुल सांद्रता तो मैं यही बोलूंगा कि पहले वाले विलयन में जो यूरिया की सांद्रता है प्लस दूसरे वाले विलयन में जो यूरिया की सांद्रता है, या मैं ये बोल दूं कि भाई यूरिया के कुल मोल ले लो अपॉन यूरिया का कुल आयतन ले लो। कुल मोल अपॉन कुल आयतन करोगे तो कुल सांद्रता आ जाएगी, कुल मोल अपॉन कुल आयतन करोगे तो कुल सांद्रता आ जाएगी। अब कुल मोल और कुल आयतन करने के लिए कुल आयतन तो है 50 प्लस 250 यानी कि 300 ml। कुल आयतन है 300 ml, समझो बात। कुल आयतन है 300 ml, कुल मोल भी तो निकालने हैं। अब कुल मोल के लिए इधर से मोल निकालो, इधर से मोल निकालो। यूरिया का मोलर भार 60 दिया हुआ है, और आपको इसने दिया है डेल्टा H मिक्सिंग 0, डेल्टा V मिक्सिंग 0, मतलब ये कहना चाह रहा है कि आदर्श विलयन है। ठीक है, आइए दिमाग लगाएं। अगर हम दिमाग लगाने की कोशिश करें तो पहले मेरे लिए मोल निकालना आसान है विलयन 2 से, क्योंकि मुझे भार दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि यूरिया के मोल हो जाएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार, दिया गया भार अपॉन मोलर भार। तो 0.06 डिवाइडेड बाय 60, ये नीचे कटा 100 आया। 0.06 डिवाइडेड बाय 60, ये हटा 100 आया। इससे ये कटा 10 गुना, तो आंसर आ गया 1/1000 मोल, यानी कि 10 की घात -3 मोल। ये आ गए यूरिया के मोल। अगर ये यूरिया के मोल विलयन नंबर 2 में आ गए तो आइए विलयन नंबर 1 पे चले। अब भाई दिक्कत ये है कि विलयन नंबर 1 में हमें मोललता दी है और हमें घनत्व दिया है, पर हमें अगर मोल निकालने हैं आयतन की हेल्प से, तो हमें यह पता है कि मोलरता बराबर होती है मोल अपॉन आयतन इन लीटर। तो आप यहां से मोल ऐसे निकाल सकते थे कि आप यूरिया की मोललता पता कर लें और उसका आयतन मल्टीप्लाई कर दें। बट सर मुझे तो मोललता दी है और घनत्व दिया है। तो आपके पास है दो रास्ते, एक है स्मार्टली काम करना, एक है दिक्कत से काम करना। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा रास्ता चूज करोगे। मैंने आपको एक बात बोली थी क्लास के अंदर, एक लेक्चर में, मुझे याद है जब हम क्वेश्चन कर रहे थे, और अगर आपको याद नहीं है तो अब बता रहा हूं, इसको लिख के रखिएगा डब्बे में, कि बेटा जब भी कोई तनु विलयन दिया हो, मतलब इस चैप्टर के अंदर हम मोस्टली तनु विलयन की ही बात करते हैं, तो उनके लिए ना मोलरता और मोललता एक जितनी ही होती है।
इन वैल्यूज को सेम ही माना जाता है क्योंकि इन वैल्यूज में कोई विशेष अंतर होता नहीं है। इन वैल्यूज में कोई विशेष अंतर होता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ बच्चों को चुल होती है कि नहीं भाई, हम तो मास्टर की बात नहीं मानते, हमें तो अपना दिमाग लगाना है, हमें तो मोलरता फाइंड करनी है। तो फिर मोलरता फाइंड करने का भी मैंने आपको तरीका सिखाया है क्या, कि आप ये कर लो। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, जब मैंने सांद्रता पद सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि बेटा जी इस तरीके से अगर आपको मोललता दी हो और मोलरता बतानी हो, या मोलरता दी हो और मोललता बतानी हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मोललता दी है इस क्वेश्चन ने कितनी, 0.2, और घनत्व दिया है 1.012, तो ये है 0.2, ये है मोलरता इंटू 1000 अपॉन 1000 टाइम 1000 टाइम घनत्व। घनत्व कितना है 1.012 माइनस मोलरता हमको निकालनी है और यूरिया का मोलर भार है 60। ध्यान से समझने की कोशिश करें, 1000 m अपॉन 1.012 इंटू 1000, तो ये हो गया 1012 माइनस 60 m। ये चीज इसके बराबर है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से जब मोलरता निकालेंगे तो बेटा वो भी 0.2 ही आएगी। तो यही तो मैं करने के लिए कह रहा था कि जो मोलरता है उसे ही मोलरता मान लो। बट जब तुम सॉल्व करोगे, तुम्हें नहीं माननी मेरी बात, तुम मत मानो, तुम इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के सॉल्व तो करो। सॉल्व करोगे तो मोलरता यही निकल करके आएगी मालिक। और जैसे ही मोलरता आ गई, फिर मोल निकालने में क्या मुश्किल है, हम तो बोल देंगे कि भैया मोल्स यूरिया के विलियन नंबर 1 में आ जाएंगे, मोलरता इंटू आयतन इन लीटर। मोलरता है 0.2 और आयतन है कितना, आयतन है कितना 50 ml। 50 ml है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, ये आएगा 20, ये आएगा 10, तो ये आएगा 1/100, 10 की घात -2 मोल। बात समझो, पहले विलियन में 10 की घात -3 मोल, दूसरे विलियन में 10 की घात मतलब पहले विलियन में 10 की घात -2 मोल, दूसरे में 10 की घात -3 मोल। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कुल सांद्रता हो जाएगी कुल मोल अपॉन कुल आयतन। कुल आयतन तो बेटा जी पहले वाले में है 50 ml, दूसरे में है 250 ml, तो टोटल हो गए 300 ml। और अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1000, तो वैल्यू आ जाएगी 10 की घात -2 कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस 10 की घात -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 300 और इंटू हो जाएगा 10 की घात 3। तो बेटा जी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय 300। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो 1.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 300, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 11/300। ये कुल सांद्रता ही है 1.1 अपॉन 30, डेसिमल हटेगा तो 11/300। अगर ये आ गई कुल सांद्रता, हाँ लेंदी सवाल है बेटा, एडवांस के सवाल लेंदी होते हैं, एडवांस के सवाल लेंदी होते हैं, बट कॉन्सेप्ट आसान है। कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो पेन तो फटाफट चली जाएगा। तो सांद्रता इंटू आर इंटू टी, देखो 300 से 300 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 छिके 66 और 2 68, तो हमारे पास आंसर आ गया 682 टॉर। हमारे पास परासरण दाब का मान आ गया 682 टॉर। यस, यही आंसर है, यही आंसर है। तो ध्यान से देखिए मैंने सवाल में किया क्या, सोचेंगे कैसे क्वेश्चन को, डेटा लिखा अलग अलग। अब मैंने कहा परासरण दाब ये होता है, आर दिया है, टी दिया है, सांद्रता निकालनी है। सांद्रता का मतलब मोलरता, यानी कि कुल मोल अपॉन कुल आयतन। कुल आयतन कितना हो गया 300 ml, 250 यहां 50 यहां, मिश्रित कर दोगे टोटल 300 ml हो गया। आयतन समझ में आता है, हमें मोल पता करने हैं, तो इसमें जितने मोल हैं और इसमें जितने मोल हैं उन्हें जोड़ देंगे। यहां मोल आएंगे दिया गया भार अपॉन मोलर भार से, यहां मोल आएंगे मोलरता इंटू आयतन से। सर आपको कैसे पता मोलरता इंटू आयतन से, क्योंकि बेटा मोल निकालने का फॉर्मूला या तो होता है दिया गया भार अपॉन मोलर भार, या होता है मोलरता इंटू आयतन,
या होता है एसटीपी पर आयतन दे दो 22.4 से डिवाइड कर दो, या होता है कि अणुओं की संख्या दे दो Na से डिवाइड कर दो। अब हमें यहां पे मोलरता का डेटा ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि आयतन दिया है और इन दोनों से मोलरता आ सकती है। या मैं इतना ही दिमाग लगा लूं कि मोलरता और मोलरता एक जैसी होगी। मैंने तनु विलियन क्यों बोला? क्योंकि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है और यहां भी तो घनत्व लगभग 1 ही है, इसलिए मैंने तनु विलियन भी बोल दिया। तो मोलरता और मोलरता को समान मान लिया। ऐसे दिमाग लगा लो। यह सवाल है जेईई एडवांस 2023 का। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, चमकना मुश्किल है। पर यह कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है हमने क्लास में किया नहीं है, चीजें आसान है, बस चमकनी चाहिए, फॉर्मूले वही हैं, बस चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा बेटर लग रहा होगा ये चैप्टर, है ना? ध्यान से चीजों को समझोगे सब कुछ आसान लगेगा। अगर अगले सवाल की तरफ आए तो ध्यान से देखिएगा। ऐसा ही सेम सेशन मैं आपके लिए रासायनिक बलगतिकी का भी लाऊंगा और ऐसा ही सेम सेशन मैं वैद्युत रसायन का भी लाऊंगा, ताकि हमारे सारे चैप्टर्स एकदम स्ट्रांग हो जाएं, है ना? हर हफ्ते एक लेक्चर डालेंगे। इस हफ्ते आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, अगले हफ्ते आपको रासायनिक बलगतिकी मिलेगा, उसके अगले हफ्ते आपको वैद्युत रसायन मिलेगा, है ना? क्योंकि ऑलरेडी भी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उनके साथ मैं नहीं चाहता इसका लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो साथ साथ फिजिकल चलेगी। आपके दुख दर्द दूर होने चाहिए फिजिकल के। मुझे अपने ऊपर ये टैग नहीं लाना भाई कि मतलब सर ने पता नहीं क्या पढ़ा दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया, बुरा नहीं पढ़ाया, क्या नहीं पढ़ाया। क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बोली थी, ऐसा कभी मैंने सुना नहीं है, इससे पहले कभी हुआ नहीं है, बट तुम्हारे बैच ने तो कुछ अतरंगी कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जहां बच्चों को प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम का समाधान निकालने के लिए हम हैं, तो मुझे लगता है ये कोशिश आप लोगों की प्रॉब्लम को हल करेगी। अगर ये भी हल नहीं कर पाएगी तो फिर भाई मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने गलत सेगमेंट चूज कर लिया है, फिर अपन जेई के लायक है नहीं। समझना मेरी बात को, बुरी लगेगी बट सत्य कह रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज जो सिंसियर बच्चे हैं वो ध्यान से सुने सारी बातें। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? अगले सवाल पे चलें क्या? ध्यान से देखे तो, ध्यान से देखे तो, पढ़ना इस सवाल को जरा। यस, पढ़ना इस सवाल को जरा। हाँ जी, आओ भाई। सवाल ये कह रहा है कि एक आयनी लवण के 0.1 मोल को 1.8 केजी जल में 35 डिग्री सेल्सियस पर विलीन करके एक जलीय विलयन बनाया गया है। तो मुझे पहली लाइन से जो जो इंफॉर्मेशन मिली है मैं उसको लिख देता हूं। मेरे पास विलेय के मोल है 0.1 मोल, 0.1 मोल को 1.8 केजी जल में, विलायक का भार है 1.8 केजी जल में हमने 35 डिग्री सेल्सियस पर विलीन करके बनाया है एक लवण। ठीक है, यह लवण विलयन में 90% वियोजित रहता है। अगर यह विलयन लवण में, यह लवण विलयन में 90% वियोजित रहता है, विलयन का वाष्प दाब 59.724 mmHg है। 59.724 mmHg है। जल का वाष्प दाब इसी ताप पर 60 mmHg है। जल का वाष्प दाब इसी ताप पर 60 mmHg है। आयनीय लवण के एक सूत्र में उपस्थित आयनों की संख्या, लैंग्वेज सोचो सोचो क्या पूछा उसने, सूत्र में कुल कितने आयन हैं, एन का मान पूछा है। ये एन आता कहां से है? याद करो, वैन होफ गुणक का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 अल्फा। आपसे एन पूछा है, राइट? ठीक है, डेटा आपको पी नॉट और पीएस का दिया है, मतलब आप ये समझ रहे होगे कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बारे में वो चर्चा कर रहा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब सही फॉर्मूला यूज करना बड़ा जरूरी है। अगर सही फॉर्मूला यूज करना बड़ा जरूरी है तो हमने ये पढ़ा था आई के टर्म्स में कि पी नॉट विलायक का माइनस पीएस विलयन का अपॉन पी नॉट विलायक का, ये चीज बराबर हो जाती है आई इंटू क्या, विलेय के मूल अपॉन विलायक के मूल प्लस आई इंटू विलेय के मूल। ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि आई का मान तो विलेय के साथ ही आएगा। अगर ये आएगा तो पी नॉट का मान है भैया 60 माइनस पीएस का मान है 59.724।
डिवाइडेड बाय पी नॉट का मान है 60, ये चीज बराबर है आई, हम यहां से आई निकाल देते हैं, इनटू विले के मोल कितने हैं, विले के मोल है 0.1 अपॉन विलायक के मोल कितने हैं बेटा, जल का भार दिया हुआ है 1.8 kg, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो 1800 डिवाइडेड बाय मोलर भार है 18 प्लस 0.1 इंटू आई। ये हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में पूरा एक्सप्रेशन, ये हो गया आपके पास में पूरा एक्सप्रेशन। अगर ये हो गया आपके पास में पूरा एक्सप्रेशन, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं तो ले लेता हूं भैया कैलकुलेटर की हेल्प फटाफट से। ऑब्वियसली आई नो आपको तो नहीं लेनी है कैलकुलेटर की हेल्प, बट ठीक है, हम तो क्लास में है, मास्टर को थोड़ा तो फायदा मिलना चाहिए। तो ये आ गई वैल्यू 0.276, ये वैल्यू आ गई 0.276 डिवाइडेड बाय 60, है ना, ये चीज बराबर है 0.1 आई के अपॉन 0.1 आई के प्लस ये हो जाएगा 100। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आइए सॉल्व कर दे भाई आई की वैल्यू, फॉर्मूला लगाया है सीधा सीधा, और ये क्लास में सिखाया हुआ फॉर्मूला है कि सिर्फ विले के साथ में आई वाली चीज आती है तो हमने लिख दी। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू हो जाएगी 0.276 इंटू 0.1 टाइम्स आई प्लस 100 इंटू 0.276, और ये चीज बराबर हो जाएगी 60 इंटू 0.1 इंटू आई, ऐसे, है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 276 बाय 1000 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगी वैल्यू 0.0276 आई प्लस 100 इंटू ये चीज हटेगी नीचे 1000 आएगा, तो 20 से 20 कट जाएंगे, 27.6 इक्वल टू ये हो जाएगा 16 इंटू 1/10, तो ये हो जाएगा 6 आई, हो जाएगा 6 आई, बढ़िया। तो ये हो जाएगा 27.6 इज इक्वल टू 6 माइनस 0.0276 टाइम्स आई। देखो ध्यान से, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ रही है 6 माइनस 0.0276, तो वैल्यू बन रही है 5.97। अगर ये वैल्यू बन रही है 5.97 और उसे मैंने 27.6 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.62। अगर आई की वैल्यू आ गई 4.62, तो अब आप समझने की कोशिश करें, मैंने बोला कि आई बराबर होता है 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा के, और एल्फा है 0.9, तो 4.62 इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 0.9, तो 4.62 माइनस 1 हो गया 3.62 अपॉन 0.9 प्लस 1, ये चीज हो जाएगी एन के बराबर। तो हमने बोला कि ये लगभग लगभग 4 गुना कट सकता है, क्योंकि 9 4 जा 36 होता है, तो 0.9 इंटू 4 इज 3.6, तो 4 प्लस 1 इज 5, तो n का मान आ गया 5। और अगर n का मान आ गया 5, तो आपको समझ में आया कि वो जो भी आयनिक यौगिक है वो कितने आयनों में टूटेगा, 5 में, क्योंकि n का मान वही तो होता है कि कितने आयनों में टूट रहा है। तो n का मान आ गया सॉल्व होके आपके सामने 5। और ये सवाल आया था जेईई एडवांस 2022 में। समझ रहे हैं क्या, प्लीज गौर से देखें। ठीक है साहब, बहुत अच्छे। अगर ये सही है, अगर ये सही है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगर हमें ध्यान से पढ़ना है तो ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, जितना अजीब सा लग रहा है दिखने में उतना ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। सवाल कह रहा है एक 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट विलियन विलियन ए बनाता है जो कि जल में घुला हुआ है। तो सिल्वर नाइट्रेट को जल में घोल के एक विलियन बनाया जिसका नाम है विलियन ए, और इसका विलियन का क्वथनांक x डिग्री है। ठीक है, विलियन का क्वथनांक x डिग्री है। इस विलियन ए में एक समान आयतन के 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड के जलीय विलियन को एक नया विलियन बी बनाने के लिए डाला गया। दोनों विलियनों में जल के क्वथनांक का जो अंतर है, मतलब विलियन के क्वथनांक का अंतर ये है, क्योंकि विलियन में जल तो मिला हुआ ही है, विलियन के क्वथनांक का अंतर ये है।
मान लिया कि दोनों विलयन ए और बी का घनत्व जल के घनत्व के समान है, विलयशील लवणों का पूर्णतः वियोजन होता है, मतलब I इज इक्वल टू एन है, अल्फा 100% है, केबी का मान दिया हुआ है, शुद्ध जल का क्वथनांक दिया हुआ है, एक्स का मान बताना है। बड़ा आसान है यार ये तो, हमें y तक तो जाना ही नहीं है, केवल x बताना है, और x तो ऊपर वाला है, मतलब AgNO3 को जल में मिलाया है, यही तो विलयन x है, यही तो है विलयन x, जिसमें AgNO3 की मोललता आपको 0.1 दी हुई है। हाँ जी दी हुई है। Kb का मान हमें कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, और क्योंकि ये पूर्णतः वियोजित होता है तो ये तो आप सब जानते होंगे कि AgNO3 जल में Ag प्लस और NO3 माइनस की तरह टूटता है, यानी कि दो आयनों में टूटता है। अगर ये दो आयनों में टूटता है तो बेटा जी डेल्टा टीबी किसके बराबर है? I इंटू के बी इंटू एम के। डेल्टा टीबी किसके बराबर है? I इंटू के बी इंटू एम के। तो बेटा I कितना है हमारे पास में, डेल्टा टीबी कितना है हमारे पास में, समझने की कोशिश करें। डेल्टा टीबी होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये चीज बराबर है I बराबर क्या हो जाता है? N, क्योंकि 100% वियोजन है तो I और N बराबर हो जाएंगे। तो यानी कि I का मान हो गया 2 इंटू के बी का मान हो गया 0.5 इंटू मोललता है 0.1। सही है, बढ़िया। अगर ये ठीक है तो विलयन का क्वथनांक कितना है? ये माइनस विलायक है 100 डिग्री सेल्सियस। ये चीज किसके बराबर है? 2 इंटू 0.5 हो गया 1, 1 इंटू 0.1 हो गया 0.1। तो हमने बोला विलयन का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस। विलयन का क्वथनांक बिंदु हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यही तो हमारा x है। विलयन का क्वथनांक ही तो x डिग्री सेल्सियस है, तो यही वैल्यू किसके बराबर है? x के। अगर यही वैल्यू x के बराबर है तो हमारा आंसर आ जाएगा 100.1। 100.1 डिग्री सेल्सियस। मेक सेंस? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखें ध्यान से, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को देख लो एक बार, प्लीज ध्यान से क्वेश्चन देख लें एक बार। यस, हाँ जी, इज इट फाइन? नाइस। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए जी अगले सवाल की तरफ चलें, अगली चीज को ध्यान से समझें। देखिए जरा क्या है हमारा अगला सवाल। तो अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कुछ इस तरीके का है। बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल कई बार समझ नहीं आता है, तो गौर से देखिएगा। तीन भिन्न भिन्न द्रवों x, y और z के लिए वाष्प दाब तथा ताप के मध्य एक ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो निम्न निष्कर्ष निकाले गए। y की तुलना में x का अंतरा अणुक अन्योन्य क्रिया उच्चतर है, y की तुलना में x का अंतरा अणुक अन्योन्य क्रिया निम्नतर है, y की तुलना में z का अंतरा अणुक अन्योन्य क्रिया निम्नतर है। ये हमको दिया हुआ है, ठीक है, यहां x का, यहां z का। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है ये मुझे बताना है।
अब यार अन्योन्य क्रिया का तो ऐसा है कि अन्योन्य क्रिया मतलब अणु के अंदर आपसी अणुओं में कैसा आकर्षण है वो बात है। मैं ये कहूं क्या, जिसका वाष्प दाब सॉरी जिसका क्वथनांक जितना ज्यादा होगा यानी कि उस अणु को वाष्पित करने में उतना ज्यादा ताप लग रहा होगा। जिस अणु को वाष्पित करने में ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इसका मतलब उसके अणुओं के मध्य आकर्षण क्या है, बहुत ही मजबूत। क्योंकि उसके अणुओं में आकर्षण बहुत मजबूत है, यही कारण है कि उसको तोड़ने के लिए और वाष्पित करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, इसी के लिए उसकी क्वथनांक ज्यादा है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि क्वथनांक पे चेक कर लूं क्या हाल है सबका। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, जब सबका वाष्प दाब 1 एटीएम हो, और 1 एटीएम को एमएमएचजी में मैं 760 एमएम कह सकता हूं क्या। अब यहां कोई 760 एमएम की लाइन तो नहीं है, बट मैं बना तो सकता हूं। तो मैंने बोला ये देखना जरा 760 यहां कहीं आता होगा, तो ये मैंने एक सीधी रेखा खींच दी, ये है 760 एमएम की रेखा। अगर ये 760 एमएम की रेखा है तो इस 760 एमएम के करस्पॉन्डिंग जो भी जिसका जिसका ताप होगा, इस 760 एमएम के करस्पॉन्डिंग जो भी जिसका जिसका ताप होगा, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, जो भी जिसका जिसका ताप होगा, हम क्या कह देंगे, हम क्या कह देंगे, जो भी जिसका जिसका ताप होगा, ये वाली वैल्यूज है, तो ये इनके क्वथनांक बिंदु होंगे। तो अगर ये इनके क्वथनांक बिंदु होंगे तो आप देख सकते हो कि z का क्वथनांक बिंदु सबसे ज्यादा है, फिर y का है, फिर x का है। z का क्वथनांक बिंदु सबसे ज्यादा है, फिर y का है, फिर x का है। ये मेरे पास क्वथनांक बिंदु का क्रम है, ये मेरे पास क्वथनांक बिंदु का क्रम है। अगर मेरे पास ये क्वथनांक बिंदु का क्रम है तो जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा, जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा, वो समानुपाती होगा अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल के। जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा होगा वो अन्योन्य क्रिया आकर्षण बल के समानुपाती होगा। तो जिसका क्वथनांक बिंदु ज्यादा उसी में आकर्षण बल भी सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा z में, फिर y में, फिर x में। तो हम यहां पे ये बोले क्या, y की तुलना में x का अंतरा अणुक्रिया उच्चतर है। नो, y का ज्यादा है। y की तुलना में x का अंतरा अन्योन्य क्रिया निम्नतर है। ऑब्वियसली x कम है, y ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। y की तुलना में z का अंतराणुक्रिया निम्नतर है, नहीं भाई ज्यादा है। यानी कि तीनों में से केवल एक ही निष्कर्ष सही समझ में आ रहा है और वो है ये वाला। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था, अंडरस्टैंडिंग का सवाल था। आपको फील करनी है ये बात कि भाई जिसको वाष्पित करने में, उबालने में ज्यादा समय लग रहा है, मतलब अणुओं के मध्य स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल है, अणु एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं आसानी से, इसलिए तुम्हें हीट ज्यादा करना पड़ रहा है ना। बढ़िया, ठीक है साहब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगर अगले सवाल की तरफ चलते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद में मैं उन सवालों पे जाऊंगा जो मैंने पहले छोड़े थे, क्योंकि अब मैंने आपका एक अच्छा खासा लेवल बना दिया है और कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। ध्यान से देखिएगा, एक अवाष्पशील विलेय A के 2% जलीय विलयन का क्वथनांक एक दूसरे अवाष्पशील विलेय B के 8% जलीय विलयन के क्वथनांक के बराबर है, क्वथनांक के बराबर है। अच्छा, मतलब सवाल कह रहा है कि पहले विलयन का जो क्वथनांक है वो दूसरे विलयन के क्वथनांक के बराबर है। ठीक है जी, ये 2% जलीय विलयन है और ये 8%। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता है W/V है? क्योंकि बेटा अवाष्पशील विलेय मतलब ठोस, जल में मिलाया जा रहा है, जल का तो कुछ आयतन ही होगा, 100 ml, 50 ml, 20 ml। ठोस का भार होगा ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम। तो W/V है। अगर ये W/V है तो हम बोलेंगे A और B के आणविक द्रव्यमानों के मध्य जो संबंध है वो बताइए। A और B के आणविक द्रव्यमानों के मध्य जो संबंध है वो बताइए। प्लीज ध्यान से देखें, प्लीज ध्यान से देखें।
अब हम क्या बोलेंगे, हम यहां पे ये बोलेंगे कि मुझे तो क्वथनांक बराबर बोला गया है और अणुभारों में रिलेशन पूछा है, तो मुझे तो क्वथनांक का नया नहीं समझ में आता है। हमने बोला कि 2% जलीय विलयन का मतलब है, अगर मैं ए के लिए बात करूं W/V, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि 100 ml विलयन में 2 ग्राम जल है, 2 ग्राम विलय है, और विलयन का जो आयतन है ये किसका होगा, जल का आयतन ही होगा। मुझे ये मानना पड़ेगा कि भैया जो विलयन का आयतन है वो ही विलायक का आयतन है, और मुझे ये बात पता है कि जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml। अगर जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति ml, तो जितना आपका ग्राम में भार है उतना ही आपका ml में आयतन है। जितना आपका ग्राम में भार है उतना ही ml में आयतन है। तो यानी कि 100 ml मतलब 100 ग्राम जल हो गया। तो 100 ग्राम जल 2 ग्राम ए। ऐसे ही दूसरे वाला कह रहा है, यहां भी मैं ये कह सकता हूं क्या फिर कि 100 ग्राम जल में 8 ग्राम विलेय बी है ना। इसमें 2 ग्राम है, इसमें 8 ग्राम है। अगर दोनों के अणुभारों की बात करें, क्योंकि क्वथनांक बराबर है, तो मैंने बोला आइए दोनों के डेल्टा टीबी को इक्वेट करते हैं। अगर दोनों के डेल्टा टीबी को इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा केबी इंटू मोललता, और ये भी हो जाएगा केबी इंटू मोललता। केबी से केबी कैंसिल हो गया, दोनों की मोललता बराबर है। दोनों की मोललता बराबर है तो मोललता का मतलब होता है विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार, और यहां भी विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। अब क्योंकि 100 ग्राम है तो केजी में भी बराबर ही होगा, 100/1000 100/1000, ये कैंसिल। यानी कि दोनों के मोल बराबर। अगर दोनों के मोल बराबर तो हमने बोला दिया गया भार अपॉन मोलर भार, ये बराबर है दूसरे केस में दिया गया भार अपॉन मोलर भार। तो आप यहां पे ये चीज देख सकते हैं क्या कि बी का जो मोलर भार है वो बराबर है 4 गुना किसके, ए के मोलर भार के। आपको ये बात समझ में आ रही है। और अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि बी का मोलर भार ए के मोलर भार का 4 गुना है, तो आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया क्या। हाँ जी, बी ऑप्शन हो गया क्या। प्लीज ध्यान से देखें, ए तथा बी के अणुभारों में तो बी और ए का रिलेशन देखना था, बी और ए का आ गया। सही है, तो हमने सिर्फ क्वथनांक बराबर करे, फॉर्मूला लगाया, क्वेश्चन हल। बढ़िया, ठीक है साहब। अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है, तो आइए भाई थोड़े अच्छे सवाल की तरफ चलें। ये वाला सवाल देखिए, ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल जो है, ये सवाल तो आसान है, पर यूनिट्स का खेल है और थोड़ा फिजिक्स का खेल है। थोड़ा यूनिट का खेल है, थोड़ा फिजिक्स का खेल है, इसीलिए क्लास में बता रहा हूं, ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आनी शुरू हो, ताकि आपको चीजें बेहतर समझ में आनी शुरू हो। हमने बोला, ध्यान से देखिएगा, 300 केल्विन पर एक वृहद अणु का आदर्श तनु विलयन परासरण दाब डालता है, जो विलयन घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की ऊंचाई h के पद में व्यक्त किया जाता है, जहां h का मान 2 सेंटीमीटर है। यदि बृहद अणु के तनु विलयन की सांद्रता 2 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब है, तो बृहद अणु के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करने पर x इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल आता है। x क्या है, परासरण दाब की बातें हो रही है। दाब है तो दाब को h के टर्म्स में, घनत्व के टर्म्स में भी कुछ लिखा जाता है, याद होगा आपको, एच डी जी, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। और बेटा आपको यह भी पता है कि परासरण दाब बराबर होता है CRT। यानी कि कुल मिला के अगर मैं सारा डेटा लिखना चाहूं तो मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे तापमान दिया हुआ है 300 केल्विन, है ना। मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे परासरण दाब डालता हुआ दिखता है, घनत्व है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मुझे दिया हुआ है h का मान है 2 सेंटीमीटर। अगर h का मान है 2 सेंटीमीटर, मुझे दिया हुआ है सांद्रता है 2 ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब, और मुझे दिया हुआ है मोलर भार। x इंटू 10⁴।
मुझे x का मान बताना है, मुझे x का मान बताना है। अगर मुझे x का मान बताना है तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला कि हमें यूनिट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर यूनिट्स का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, g का मान 10 मीटर प्रति 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आपको मैं याद दिलाऊं, दाब की यूनिट क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अगर दाब की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है तो इसको भी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा, तभी चीजें बराबर होंगी। और ये करने के लिए मुझे आर को ये लेना पड़ेगा 8.3, ना कि 0.0821, क्योंकि उससे तो एटीएम में आंसर आ जाता है। मुझे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर चाहिए तो 8.3 रखेंगे हम। ठीक है जी, कर लेंगे। अब क्या करें, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में कब आएगा? तो देख ध्यान से, प्रेशर बराबर होता है बेटा बल अपॉन क्षेत्रफल। बल का फॉर्मूला होता है भार इंटू त्वरण अपॉन क्षेत्रफल। फिजिक्स की बात कर रहा हूं। तो हम भार रखते हैं केजी में, त्वरण रखते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, और क्षेत्रफल रखते हैं मीटर स्क्वायर में। तो आंसर हो जाएगा केजी अपॉन मीटर सेकंड स्क्वायर। मुझे ये यूनिट चाहिए, मुझे ये यूनिट चाहिए, है ना? ये मतलब है इसका। अगर ये मतलब है इसका, तो इसके लिए भार केजी में होना चाहिए, है ना? और सांद्रता वाला डेटा भी है, जो भी है। तो अगर मैं प्रेशर को एचडीजी लिखता हूं, तो आप देखो ध्यान से, एच को अगर मुझे रखना है मीटर में तो 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर का मतलब है 2 इंटू 10 की घात -2, ये आ गया मीटर। इंटू घनत्व को रखना है केजी में और सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखना है मीटर स्क्वायर, तो ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसे केजी पर मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा? ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए ये, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये। अच्छा, जी का मान हो जाएगा 10। ध्यान से देखिए, अगर ये सब कुछ मैंने कर दिया तो आपको ये बात और समझा दूं कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है, इसका मतलब होता है 1 लीटर। और आपको ये बात पता है कि 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर क्यूब, है ना? ठीक है। अगर ये चीज है मेरे पास एच डी जी, तो आप ध्यान से देखो, हमने लिखा 2 इंटू 10 की घात -2 इंटू 10 की घात -3, यानी कि 10 की घात -5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 की घात -6। तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 इज 20 इंटू 10 की घात 6 इंटू 10 की घात -5, यानी कि आंसर आ जाएगा 200। आंसर आ गया 200। अब इसी 200 को अगर मैं बराबर करूं पाई इज इक्वल टू सीआरटी के, तो बेटा सांद्रता को मोल प्रति लीटर में लिखना होता है, बट मुझे यहां मोल प्रति मीटर क्यूब में लिखना पड़ेगा। अगर मोल प्रति मीटर क्यूब में लिखना है तो 2 ग्राम है, तो ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 2 अपॉन मोलर मास इनटू ग्राम प्रति डेसीमीटर क्यूब, तो ये तो मोल हो गया। अपॉन में जो डेसीमीटर क्यूब है वो लीटर होता है, और लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये कर दिया। ये चीज आ गई मोल प्रति मीटर क्यूब। देखो ये मोल है, नीचे जो डेसीमीटर क्यूब था वो लीटर ही था। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है ऐसे। ये सांद्रता आ गई। इंटू आर को ध्यान से देखो, सवाल ने कहा है 8.3 लेना है, और तापमान सवाल ने कहा है 300 लेना है। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेट कर देते, क्योंकि दोनों ही दाब है एक तरीके से। अगर दोनों ही दाब हैं और दोनों ऐसा ही यूनिट में है, तो 200 बराबर, सिर्फ यूनिट का खेल था इस सवाल में, 2 इंटू 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय मोलर भार इंटू 8.3 इंटू 300। यहां से आपका मोलर भार आ सकता है। मोलर भार आ जाएगा, देखो ये इससे कटेगा 100 टाइम। अगर ये इससे कटेगा 100 टाइम, 2 0 से 2 0 कट जाता है। हमारे पास मोलर भार का मान आ रहा है 8.3 इंटू 3 इंटू 10 की घात 3। आंसर है 24.9 इंटू 10 की घात 3, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2.49 इंटू 10 की घात 4। मुझे यही तो बताना है, यही है मेरा x। आ गया आंसर। आंसर आ चुका है 2.49। अगर आंसर आ गया 2.49 तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, है ना? अगर आंसर आ गया 2.49 तो ये हमारा आंसर हो गया। दैट्स इट, सिंपल। यूनिट्स का खेल सारा का सारा, कि इसे भी यूनिट में रखना है मीटर मीटर वाली,
तो यहां पे भी डेसीमीटर क्यूब को लीटर कहते हैं, क्लास में सिखाया था। लीटर मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है, क्लास में सिखाया था। सारी स्टैंडर्ड यूनिट्स को यूज किया है हमने। तो बस यूनिट का खेल था, बाकी सवाल आसान था। तो सवाल ये आया है जेई एडवांस्ड 2025 में। तो देख रहे हो तुम, मतलब तुम लोग यूनिट्स को बहुत हल्के में लेते हो। तुम्हें लगता है क्या ही सर यूनिट 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 तो बहुत आसान चीज होती है। देख लो भाई, इतनी आसान चीज है कि सवाल गड़बड़ हो गया है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक सवाल ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं जाते जाते। लास्ट सवाल, विलियन के निम्न युग्मों पर विचार करें जो समान ताप पर समपरासारी होंगे। समपरासारी मतलब परासरण दाब सेम होगा। ये आपको 4 विलियन है, आपको बताना है इनमें समपरासारी कौन है। समपरासारी का मतलब होता है परासरण दाब सेम होना। अगर परासरण दाब सेम है, इसका मतलब है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी, ये वैल्यू सेम होना। अब बेटा ताप फिक्स है, आर फिक्स है, मुझे तो I इंटू सी ही देखना है। अगर ये सेम है तो सारी बात मेरी सही है, अगर ये सेम है तो मेरी सारी बात सही है। अगर ऐसा है तो आप हर ऑप्शन में इस चीज को ट्राई करें। I को n के बराबर ही मानेंगे, क्योंकि अल्फा नहीं दिया तो हमें 100% ही चाहिए होता है। तो ध्यान से देखिए, पहला 1 मोलर NaCl, तो हम बोलेंगे 2 इंटू 1 I इंटू सी। अच्छा, यूरिया हमारे पास 2 मोलर है और I कुछ नहीं होता, इसके लिए 1 ही मानते हैं। तो देखो भाई, ये वैल्यू सेम है तो ये समपरासारी है। दूसरा देखिए ध्यान से, CaCl2, हमने बोला सांद्रता है 1 और I का मान है 3। इसी तरीके से अगर KCl की बात करेंगे हम, तो ये वैल्यू है 2 इंटू 1.5, ये है 3। ठीक है, तो ये भी सेम आ रहा है। अच्छा, सी ऑप्शन है हमारे पास AlCl3, हम बोलेंगे N I का मान है 4, एक एल्यूमिनियम आयन 3 क्लोराइड आयन, और आपके पास सांद्रता कितनी है 1.5, आंसर आया 6। इसी तरीके से Na2SO4 की अगर आप बात करेंगे, तो हमने बोला I का मान है 3 इंटू सांद्रता है 2, ये भी आ गया 6, तो ये भी सही है भाई। अगर I इंटू सी सेम आ रहा है तो समपरासारी है। और अगर मैं आखिरी ऑप्शन की बात करता हूं, तो 2.5 मोलर KCl है, तो हमने बोला I का मान है 2, सांद्रता है 2.5, आंसर है 5। और Al2SO4 होल थ्राइस की बात अगर हम करते हैं, तो हमारे पास सांद्रता है 1 और I का मान है 5, ये भी आ रहा है सेम। यानी कि हर स्थिति में R और T तो फिक्स ही होता है। अगर I इंटू सी भी सेम आ रहा है तो सारे के सारे समपरासारी हैं, यानी कि टोटल चारों विलियन समपरासारी। कर लेंगे आसानी से, बढ़िया। तो बेटा इस तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को विलियन चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ पाए। कुछ अच्छे सवाल मैं आप लोगों के सामने लाया था। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा। सारे सवाल वीडियो पॉज कर करके, सवाल यहां पे आए, वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, फिर देखें अगला सवाल। सिर्फ ऐसे इसको पिक्चर की तरह नहीं देख लेना है, हर सवाल खुद से ट्राई करना है। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं पैकअप। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।